हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी लॉ क्लासेस। आज हम करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर एलएलबी 3 इयर्स के एक सब्जेक्ट हमारे पास K5001 K5001 सब्जेक्ट कोड है। ये सीपीसी सब्जेक्ट का नाम है दीवानी प्रक्रिया एवं मर्यादा विधि। आपको मेरे चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे विद हिंदी नोट्स के साथ। अगर आपको इन क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। थोड़ा एग्जाम सीजन होने की वजह से आपको पीडीएफ मिलने में देर हो सकती है, पर मिलेगी जरूर। आपको 8851450051 इस नंबर पर या तो व्हाट्सअप करें या फिर आप अपना नंबर या अपना ईमेल आईडी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरी टीम आपको खुद ही व्हाट्सअप या ईमेल करेगी। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए और लॉ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट www.gurujiclasses.in पर भी जाकर वहां से ले सकते हैं। वहां पर भी ये आपको 50% ऑफर, आपको कूपन कोड मेरे यहाँ से दे दिया जाएगा। आप वहां पर जाके वो कूपन कोड लगाकर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। चलिए करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ ऐसे अंतर स्पष्ट कराऊंगा जो कि 10 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं बहुत बार। ये अंतर स्पष्ट 10 नंबर में, ये वाले जितने भी मैं अंतर स्पष्ट आपको कराऊंगा, ये सारे 10 मार्क्स में आप आराम से लिख कर आ सकते हैं और आपके बढ़िया नंबर आएंगे। इसी तरीके से आएंगे। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी मेथड में समझाने की कोशिश करूं, पर आप इसी लैंग्वेज में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको साथ साथ ही कीवर्ड्स याद कराता जाऊंगा ताकि आप उनको लिख के आंसर्स कर पाए। जैसे एग्जाम्स पास आने वाले हैं, 3-4 दिन बाद ही आपका एग्जाम होगा इसी सब्जेक्ट का। तो आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैं शॉर्ट क्वेश्चंस डाल चुका हूं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें मैं डाल चुका हूं, जाके वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अंतर स्पष्ट कराऊंगा, कुछ ऐसे अंतर स्पष्ट जो कि 10 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। आप वो इसी तरीके से इसी लैंग्वेज में लिखकर आ जाइए, आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे। चलिए करते हैं शुरू उन अंतर स्पष्ट के साथ। पहला प्रश्न मेरे पास आ जाता है, आदेश और अज्ञाप्ति में अंतर बताइए। देखिए, आदेश और अज्ञाप्ति में निम्नलिखित अंतर होते हैं। अज्ञाप्ति का प्रारंभ, देखिए आप ऐसे साइड बाय साइड भी कर सकते हैं, और या तो पहले आदेश अज्ञाप्ति के बारे में लिख सकते हैं और आदेश के बारे में लिख सकते हैं। पर अगर आपको मैं बताऊंगा कि आप इस तरीके से साइड बाय साइड आंसर लिखें तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। और जिस तरीके से जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है, ब्लैक पेन से लाइन खींच रखी है और हेडिंग डाल के कर रखा है, आप भी इसी तरीके से करिए, आपके मार्क्स बढ़िया आएंगे। चलिए करते हैं शुरू। अज्ञाप्ति क्या होती है? अज्ञाप्ति का प्रारंभ वाद पत्र के प्रस्तुतिकरण के द्वारा आरंभ हुई वाद से होता है। देखिए, जो भी वाद पत्र यानी कि कोई भी केस अगर हम दायर कर रहे हैं तो उस तरीके से अज्ञाप्ति स्टार्ट हो जाती है। जबकि आदेश क्या होता है? आदेश किसी वाद पत्र के प्रारंभ होने से भी हो सकता है और नहीं भी। देखिए, कोई वाद, कोई केस हो तब भी हो सकता है, और ऑर्डर बिना केस के भी हो सकता है। यदि कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया कि ये काम नहीं होना है, फिर भी आप उसको कर रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं है। देखिए, अगर आप गंदगी फैला रहे हैं, गंदगी फैलाने के लिए यदि कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि आपको लिटर नहीं करना, आपको गंदगी नहीं फैलानी है, तो इसके लिए कोर्ट से ऑर्डर आ गए हैं, या आपको अपना टाइम पर टैक्स भरना है, उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर आ चुके हैं, तो उसके लिए कोई केस डालने की जरूरत नहीं है। तो वो ऑलरेडी ही एक ऑर्डर है, या किसी भी वेतन पर आरंभ की गई कार्रवाई से प्रारंभ हो सकता है। देखिए, कोई भी आवेदन हो सकता है। देखिए, मैं बोलूं कि हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है, तो आप प्लीज इस गंदगी, या फिर बहुत सारे सब्जी वाले ठेले या हॉकर्स जो होते हैं हमारे रोड पर लगा रहे हैं, जिससे बहुत पे रोड पे जाम होता है, मैं इसका आवेदन करा, मैंने शिकायत दर्ज करी, तो इस आवेदन के बाद सीधा ऑर्डर हो गया, तो वो आवेदन हो सकता, वो आदेश हो सकता है। जबकि अज्ञाप्ति क्या होती है? अज्ञाप्ति होती है वाद पत्र के द्वारा शुरू होती है, यानी कि कोई भी केस जब कोर्ट के अंदर स्टार्ट हो उसके द्वारा होती है। सेकंड पॉइंट में अंतर स्पष्ट इसका कह रहा है, एक अज्ञाप्ति एक ऐसा न्याय निर्णय होता है जो कि विवादास्पद विषयों में, यानी कि जो डिबेटेबल टॉपिक्स होते हैं, जिन पर डिबेट चल रही है, विवादास्पद हो, में से सब या किन्हीं संबंधों के पक्षकारों के अधिकारों के निर्णायक रूप से अवधारणा करती है। देखो, जो पक्षकार होते हैं, जो डिबेट वाले टॉपिक्स होते हैं, जैसे जिनके पक्षकार होते हैं, उन पक्षकारों के निर्णय के हिसाब से उनके पक्ष के अंदर ये अज्ञाप्ति को दिया जाता है फैसला। जबकि आदेश पक्षकारों के अधिकारों का अंतरिम रूपेण अवधारण कर भी सकता है, नहीं भी। जबकि यदि किसी व्यक्ति ने आवेदन करा है तो आदेश उसके अकॉर्डिंग भी आ सकता है, यानी कि ऑर्डर उसके फेवर में भी हो सकता है और उसके फेवर में नहीं भी हो सकता है। तो आदेश पक्षकारों के अधिकारों के अंतिम रूपेण, यानी कि फाइनल डिसीजन अवधारण कर भी सकता है और नहीं भी। इसी के अलावा कोई भी अज्ञाप्ति प्रारंभिक हो सकती है या नहीं। कोई भी अज्ञाप्ति या तो फर्स्ट हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। देखिए, शुरू से ही कोई अज्ञाप्ति चल रही है या नहीं भी हो सकती है, तो ये कोई डिसाइडेबल नहीं है। आदेश में प्रारंभिक या अंतिम जैसा कोई अंतर नहीं होता। देखिए,
आदेश के अंदर फर्स्ट ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही ऑर्डर होता है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कोई फर्स्ट और फाइनल ऑर्डर नहीं आता है। अज्ञाप्ति अपील योग्य होती है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अज्ञाप्ति के अंदर अपील योग्य होती है जब तक कि संहिता के द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रतिविध ना हो। अज्ञाप्ति के अपील कर सकते हैं आप उसके ऊपर, यानी वाद के ऊपर आप और अपील कर सकते हैं कि ये आंसर, मतलब ये आंसर, सॉरी आंसर बोल रहा हूं, ये कोर्ट का फैसला सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अज्ञाप्ति अपील योग्य हो सकती है। जबकि प्रत्येक आदेश अपील योग्य नहीं होता। केवल वही आदेश जो धारा 104, ये आपको याद रखना है, धारा 104 एवं आदेश 43 के नियम के 1 में उल्लेखित है, वही अपील योग्य हो सकते हैं। बाकी अपील योग्य नहीं हो सकते हैं। जो फाइनल ऑर्डर होते हैं कोर्ट के द्वारा वही होते हैं। अज्ञाप्तियों के विरुद्ध विधि के किसी भी प्रश्न पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। देखिए, अज्ञाप्ति के विरुद्ध यानी कि अज्ञाप्ति के यानी कि जो भी फैसला हुआ है उसमें विधि यानी कि लॉ के किसी भी प्रश्न पर, जो लॉ के कोई भी क्वेश्चन हो, उस पर उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है। जबकि आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं की जा सकती। जबकि कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया उसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते। तो ये था अज्ञाप्ति और आदेश के बीच में अंतर। चलिए आगे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, पुनरावलोकन और पुनरीक्षण में अंतर की बताइए। देखिए, पुनरावलोकन और पुनरीक्षण के निम्नलिखित अंतर पाया जा सकता है। कैसे काम करते हैं? देखिए, पुनरावलोकन और पुनरीक्षण। पुनरावलोकन वही न्यायालय करता है जिसने निर्णय दिया हो। देखो, पुनरावलोकन वही न्यायालय कर सकता है जिस न्यायालय के यहां पर निर्णय दिया गया हो। पुनरीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है। पुनरावलोकन यानी कि दोबारा से जांच उच्च न्यायालय के द्वारा भी की जा सकती है। ठीक है। पुनरावलोकन कोई भी न्यायालय कर सकता है। पुनरीक्षण शक्ति होगी। देखिए, यहां पर दो अंतर गलती से हो गया। पुनरावलोकन वही न्यायालय दे सकता है जिसने निर्णय दिया हो। पुनरावलोकन कोई भी न्यायालय कर सकता है। देखिए, पुनरावलोकन कोई भी न्यायालय कर सकता है। पुनरीक्षण की शक्तियों के केवल उच्च न्यायालय की ही होती है। देखिए, पुनरीक्षण की शक्तियां, देखिए, पुनरावलोकन तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट दोनों कर सकते हैं, कोई सा भी न्यायालय कर सकता है। जबकि पुनरीक्षण यानी कि दोबारा से जांच करने की हक किसके पास होता है? सिर्फ हाई कोर्ट के पास, यानी कि उच्च न्यायालय के पास। अपील योग्य आदेश एवं निर्णय का भी पुनरावलोकन हो सकता है। देखिए, जो अपील योग्य आदेश दिए गए हैं उन निर्णयों का भी पुनरावलोकन किया जा सकता है। पुनरीक्षण तभी हो सकता है जब निर्णय या आदेश उच्च न्यायालय के अपील के योग्य नहीं होता। देखिए, पुनरीक्षण तभी कर सकते हैं जबकि निर्णय या आदेश, जो भी निर्णय या आदेश दिया गया हो, उच्च न्यायालय में अपील योग्य नहीं होते। देखिए, जब उच्च न्यायालय में कोई अपील योग्य नहीं है, फिर अगर आप उसको बार बार उच्च न्यायालय के अंदर डाल रहे हैं तो उसका पुनरीक्षण किया जाएगा। ठीक है। पुनरावलोकन किसी नए साक्ष्य आदि के प्रतिकरण या त्रुटि के कारण हो सकता है। देखिए, पुनरावलोकन कब किया जा सकता है? जब किसी नए साक्ष्य, कोई नया सबूत मिला या किसी प्रतिकरण या त्रुटि यानी कि कोई भी ऐसी जांच में कमी पाई गई है जिसकी वजह से दोबारा से उसको करा जाएगा, जांच करी जाएगी, उसे पुनरावलोकन कहते हैं। पुनरीक्षण केवल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों में ही होता है। पुनरीक्षण तभी किया जाएगा जब कोर्ट से रिलेटेड कोई मतलब काम सही से अकॉर्डिंग नहीं किया गया, तो कोर्ट के दायरे के अंदर रहकर कोई काम नहीं किया जाएगा, तो उसके लिए पुनरीक्षण किया जाएगा। शुद्ध पक्षकार को पुनरावलोकन करने के लिए आवेदन पत्र देना पड़ता है। देखिए, जो शुद्ध पक्षकार है यानी कि जो उसके पक्षकार हैं केस के, उससे पुनरावलोकन करने के लिए आवेदन पत्र पहले देना पड़ेगा, यानी कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट देना पड़ेगा। जबकि इसमें उच्च न्यायालय के किसी भी मामले में अधीनस्थ न्यायालय को मानकंट करने में भी, देखिए, इसमें उच्च न्यायालय के किसी भी मामले को, जबकि इसमें उच्च न्यायालय का जो कोई भी मामला हो, इसमें अधीनस्थ न्यायालय से मानकंट भी, मैं आपको बताता हूं अगले पेज पर, जबकि इसमें उच्च न्यायालय के किसी भी मामले का अधीनस्थ न्यायालय को मानकर भी पुनरीक्षण किया जा सकता है। देखिए, इसमें क्या होता है? उच्च न्यायालय के किसी भी मामले को अधीनस्थ न्यायालय से मानकर, यानी कि जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है उससे मानकर उसका पुनरीक्षण किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पुनरावलोकन के बाद पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। देखिए, जो भी पुनरावलोकन किया गया है उसके पारित आदेश, पुनरावलोकन के बाद पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। देखिए, पुनरावलोकन का मैं आपको बता दूं इंग्लिश में मतलब क्या होता है, जो स्टूडेंट्स को हिंदी पढ़ने में टफ लग रहा है। पुनरावलोकन का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि आपका न्याय के द्वारा, यानी कि कोर्ट के आधार पर उसका रिव्यू लिया जाएगा पूरा कि क्या चीज बन रही है, कैसा केस बन रहा है उसके बारे में। पुनरीक्षण क्या होता है? दोबारा से जांच, यानी कि इन्वेस्टिगेशन।
इन्वेस्टिगेशन। पुनरीक्षण के बाद पारित आदेश या अज्ञाप्ति, अज्ञाप्ति का मतलब क्या होता है? डिक्री, यानी कि कोर्ट का फैसला के विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकती। देखिए पुनरीक्षण या तो कोर्ट ने दोबारा से कोई जांच कर ली है या अज्ञाप्ति दे दी गई है यानी कि डिक्री दे दी गई है, उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। जबकि पुनरावलोकन के बाद पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू के बाद जो ऑर्डर आता है आप उसके विरुद्ध भी अपील कर सकते हैं। तो यहां पर जब मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि अज्ञाप्ति क्या होती है, अज्ञाप्ति का मतलब था यहां पर डिक्री और आदेश का मतलब ऑर्डर। इससे पहले की वीडियो में मैं अज्ञाप्ति और आदेश के ऊपर एक वीडियो डाल चुका हूं, आप चाहे तो इसके बारे में और जानकारी वहां पर अज्ञाप्ति के बारे में ले सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अपील और पुनरीक्षण, यानी कि अपील और पुनरीक्षण में अंतर क्या होता है? देखिए पुनरीक्षण, अपील केवल कतिपय आदेशों एवं अज्ञाप्तियों से होती है। देखिए जब कोई आदेश हो गया हो, कोई ऑर्डर हो चुका हो या कोई डिक्री हो गई हो तो उससे अपील होती है। पुनरीक्षण केवल उन मामलों में होती है जिनमें कोई भी अपील नहीं होती। ठीक है, जिस मामले में कोई अपील नहीं की जा सकती वहां पर पुनरीक्षण होगा। अपील का अधिकार नियम के द्वारा प्रदत्त एक मौलिक प्रकृति का अधिकार है, यानी कि अपील करने का अधिकार एक कोर्ट के द्वारा दिए गए नियम यानी कि रूल के अकॉर्डिंग एक हमारा मौलिक प्रकृति यानी कि नेचुरल तरीके का राइट है। जबकि पुनरीक्षण न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। जो पुनरीक्षण है वो न्यायालय के द्वारा ही शक्ति के अकॉर्डिंग काम करेगी, विवेकाधीन यानी कि न्यायालय के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। मृतक पक्षकार मृतक पक्षकार के वैध प्रतिनिधियों के अभिलेख, यानी कि मृतक पक्षकार के वैध प्रतिनिधियों के अभिलेख पर नहीं लाए जाने पर अपील का अपशमन हो जाता है। यदि मृतक पक्षकार के, देखिए जो मृतक पक्षकार के वैध प्रतिनिधि यानी कि जो पक्षकार मर चुके हैं उनके वैध प्रतिनिधि पर अभिलेख नहीं लाए गए, यानी कि कुछ उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो इस पर अपील की जा सकती है। किंतु ऐसी परिस्थितियों में पुनरीक्षण का उपशमन नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। अपील के अधिकार विस्तृत है, यानी कि बड़े हैं, बहुत बड़े लेवल पर अपील की जा सकती है। पुनरीक्षण का केवल क्षेत्राधिकार संबंधित त्रुटियों के आधार पर ही किया जा सकता है, यानी कि पुनरीक्षण जो हमारे कोर्ट के क्षेत्र के अंडर में आते हैं तभी पुनरीक्षण यानी कि दोबारा से जांच की जा सकती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अपील के लिए आवेदन किया जा सकता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अपील के लिए आवेदन किया जा सकता है। पुनरीक्षण के लिए आवेदन की आवश्यकता भी नहीं होती। देखिए पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन की आवश्यकता भी नहीं होती। स्वयं उच्च न्यायालय किसी मामले में अभिलेख के अपने पास मंगा सकता है। उच्च न्यायालय किसी भी मामले में अभिलेख यानी कि कोई भी ऐसा अग्रीमेंट या फिर कोई भी ऐसा लिखा हुआ दस्तावेज मंगा सकता है अपने पास, उसको दोबारा से अपील की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर हमने अपील और पुनरीक्षण के बीच में अंतर स्पष्ट करा। चलिए करते हैं पुनरीक्षण और निर्देश के बीच में अंतर स्पष्ट। चलिए करते हैं अपील और निर्देश के बीच में अंतर स्पष्ट। अपील का अधिकार वाद के पक्षकारों को उपलब्ध होता है। अपील करने का अधिकार यानी कि जो केस है उसके जो पक्षकार है उन्हीं को उपलब्ध होगा अपील का अधिकार। निर्देश का अधिकार न्यायालय को होता है, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है उसका अधिकार किसको है? निर्देश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, और अपील का तो मतलब आपको पता ही है। अपील किसी वरिष्ठ न्यायालय में की जा सकती है, चाहे वो सेशन न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, किसी भी बड़े न्यायालय के अंदर अपील की जा सकती है, चाहे वो सेशन कोर्ट हो या कोई हाई कोर्ट हो। निर्देश केवल उच्च न्यायालय को किया जा सकता है। देखिए निर्देश केवल हाई कोर्ट के द्वारा ही इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। अपील के अधिकार व्यापक है, अपील करने का एक बड़ा लेवल है। निर्देश के अधिकार व्यापक नहीं है, सिर्फ कोर्ट के पास है, सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही निर्देश देने का अधिकार है। अपील निर्णय अथवा डिक्री के पारित होने के बाद की जा सकती है। अपील कब कर सकती है? कोई डिक्री पास हो गई हो, यानी कि डिक्री को हिंदी में बोलते हैं अज्ञाप्ति। क्या बोलते हैं? अज्ञाप्ति। अपील निर्णय अथवा डिक्री पारित होने के बाद भी की जा सकती है। निर्देश वाद अपील या निर्धारण कार्यवाही से लंबित काल में किया जा सकता है। देखिए निर्देश वाद अपील या निर्धारण जो कार्यवाही में लंबित काल में किया जा सकता है, जो काल चल रहा हो जिसमें अपील काम चल रहा हो, जब वाद चल रहा हो तभी निर्देश दिए जा सकते हैं, इंस्ट्रक्शन, उसके बाद निर्देश और इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते। तो स्टूडेंट्स ये वाला एक अंतर स्पष्ट और था। चलिए आगे करते हैं अंतर स्पष्ट इसके। अपील और पुनरावलोकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बार बार अपील आ रहा है तो इसका मतलब अपील एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अपील के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से ले लेनी है। चलिए बात करते हैं अपील।
अपील और पुनरावलोकन में अंतर स्पष्ट। अपील वरिष्ठ न्यायालय में की जा सकती है, पुनरावलोकन को आवेदन उसी न्यायालय में किया जा सकता है जिसमें वाद या अपील विचाराधीन हो, जिसमें कोई आपका वाद चल रहा हो, कोई केस चल रहा हो या कोई भी अपील विचाराधीन हो। अपील के आधार अत्यंत व्यापक हैं, पुनरावलोकन के आधार सीमित हैं। द्वितीय अपील विधि के किसी भी सारवान प्रश्न पर की जा सकती है। देखिए, द्वितीय अपील कोई भी विधि के प्रश्न पर की जा सकती है, पुनरावलोकन के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। चलिए बात करते हैं निर्देश और पुनरीक्षण के बीच में अंतर स्पष्ट पर। निर्देश और पुनरीक्षण क्या होता है? निर्देश में कोई मामला अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को उसकी इच्छा हेतु भेजा जा सकता है। देखो, निर्देश में कोई मामला अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को उसकी इच्छा हेतु भेजा जाता है। पुनरीक्षण में स्वयं उच्च न्यायालय किसी मामले को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगा सकता है। मतलब इसमें उच्च न्यायालय मंगाएगा, इसमें नीचे वाला अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय को भेज सकता है। निर्देश किसी अधीनस्थ अध्यादेश, विनिमय, प्रथा आदि की मान्यता के संबंध में उठने वाले प्रश्न पर हो सकता है तथा उन पर संदेह उत्पन्न होने पर किया जा सकता है तो यहां पर बोला गया निर्देश किसी अधीनस्थ अध्यादेश, विनिमय, प्रथा आदि के मान्यता के संबंध के रूप में उठने वाले प्रश्न तथा उन पर और उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। निर्देश किसी अधीनस्थ अध्यादेश, विनिमय, प्रथा आदि की मान्यता के संबंध में उठने वाले प्रश्नों पर किया जा सकता है, जबकि पुनरीक्षण न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी मामले में किया जा सकता है। यानी कि पुनरीक्षण सिर्फ उसी मामले में किया जा सकता है जिसमें न्यायालय के क्षेत्राधिकार हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास अगला प्रश्न है पुनरीक्षण एवं रिटों के बीच में अंतर। देखिए, हमारे पास रिटें जो हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कोर्ट के द्वारा दी गई है, उनके और पुनरीक्षण के बीच में अंतर स्पष्ट यहां बता रखा है। उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण अधिकारिकता का प्रयोग सिविल प्रक्रिया की संहिता की धारा 115 के अंतर्गत किया जा सकता है। देखिए, उच्च न्यायालय के द्वारा जो पुनरीक्षण का अधिकार है वो हम सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 115 के अंतर्गत कर सकते हैं, जबकि रिट अधिकारिकता का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया जा सकता है। देखिए, जो हमारी रिटें होती है, 5 रिटें, कौन कौन सी रिटें होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाधिकार, अधिकार प्रेक्षा तथा उत्प्रेक्षण रिट। ये 5 रिटें हमारे पास होती हैं जो हमारे को जिनके अंतर्गत हम अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 226 एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात करें, पुनरीक्षण अधिकारिकता का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिकार अधिक व्यापक नहीं है। देखिए, जो पुनरीक्षण अधिकार है वो ज्यादा व्यापक नहीं है, जबकि रिट में अंदर कौन सी? उत्प्रेक्षण रिट। अधिकारिकता का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है, यानी कि बड़ा है उत्प्रेक्षण रिट का। देखिए, ये मैंने छोटे छोटे से अंतर स्पष्ट करे हैं। क्यों? क्योंकि पुनरीक्षण के बारे में हम पहले से ऑलरेडी कई सारे अंतर स्पष्ट कर चुके हैं। यदि 3-4 के बारे में आपको इकट्ठे अंतर स्पष्ट आ जाए तो आप सारे लिख कर आ सकते हैं। निर्देश एवं पुनरावलोकन में अंतर बताइए। देखिए, निर्देश और पुनरावलोकन का क्या मतलब होता है? निर्देश को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पुनरावलोकन को भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम दोबारा से एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। निर्देश न्यायालय द्वारा किया जाता है, जबकि पुनरावलोकन के लिए आवेदन पीड़ित पक्षकार द्वारा किया जाता है। यानी कि जो ये निर्देश न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन, जबकि पुनरावलोकन जो पीड़ित पक्षकार होगा उसी के द्वारा किया जाएगा। निर्देश उच्च न्यायालय को किया जाता है, पुनरावलोकन के लिए आवेदन उसी न्यायालय में किया जाता है जिसमें वाद, अपील या कार्रवाई हो। देखिए, निर्देश किसको दिया जाता है? उच्च न्यायालय को किया जाता है, जबकि पुनरावलोकन के लिए आवेदन उसी न्यायालय में किया जाता है जिसमें वाद, अपील या कार्रवाई आपकी चल रही हो। निर्देश, वाद, अपील या कार्रवाई लिखित रहते किया जाता है, यानी कि निर्देश, वाद, अपील तभी किए जाते हैं जब ये लिखित में हो। पुनरावलोकन निर्णय अथवा डिक्री पारित किए जाने के पश्चात किए जाते हैं। पुनरावलोकन का निर्णय जो होते हैं डिक्री का मतलब क्या है? अज्ञाप्ति। मैं बार बार शब्द इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ये शब्द कीवर्ड है हमारा और याद हो जाए आपको। निर्देश के आधार पर पुनरावलोकन के अधिकारों से भिन्न है। निर्देश के जो
आधार हैं वो पुनर्वलोकन के जो आधार हैं उनसे अलग हैं थोड़े, और पुनर्वलोकन के आधार निर्देश के आधारों से भिन्न है। देखिए वही बात यहां लिख दी और इन्होंने वही बात यहां लिख दी, आपके अंतर स्पष्ट आराम से हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट कराए हैं, बार बार कुछ अंतर स्पष्ट को हमने रिपीट करा है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस कराऊंगा 20 मार्क्स के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, और इसी तरीके से मैं आगे क्वेश्चंस बताता रहूंगा। देखिए मैं मानता हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ है, पर अगर आप इसको 1-2 बार करेंगे, इजीली सुनेंगे समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा, और एटलीस्ट आपको अपना आंसर लिखने की थोड़ी समझ मिल जाएगी कि आंसर किस तरीके से लिखने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।